हेलो दोस्तों, तो ये हमारी परसेंटेज की क्लास लास्ट होने वाली है। इसके बाद हम परसेंटेज का कोई सवाल नहीं करेंगे। अगला जो पार्ट है हम यहाँ पर अनुपात और समानुपात को चालू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे आर.एस. अग्रवाल के गणित के प्रतिशत गणित के यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं जो पार्ट के एंड में दिए गए हैं। आज की क्लास में हम यहाँ पर जो है पिछली क्लास में हम 1 से लेकर सवाल नंबर 9 तक कर चुके हैं। अब जो क्लास में जो सवाल करने वाले हैं वो यहाँ पर 10 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 10 है कि खाली स्थान का 16% 88 है, तो आपको खाली स्थान की जगह पर बताना कितना है। इसका यहाँ पर जो है 16% का मान 88 है, हमें इसका मान बताना है। इसकी जगह पे अगर मैं x मान लूँ तो x का 16% 88 है, मुझे x का मान निकालना है। का के लिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और ये होगा 16 बटा यहाँ पर 100 और बराबर के उस साइड होंगे 88। इसको देखें तो ये 8 से कट जाएंगे, यानी 8 दूनी 16 और यहाँ पर 8 एकम 8 11 बार में x का जो मान आएगा 100 का 11 से मल्टीप्लाई होगा 1100 बटा यहाँ पर जो है 2 नीचे पहुँच जाएगा, यानी 1100 बटा 2 यानी कि 550 जो है x का मान होगा। ये हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर यहाँ पर 11 है। 270 का 20% माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। सवाल में लिखा है, सवाल नंबर यहाँ पर 11 है, लिखा है 270 का यहाँ पर जो है 20%, 270 का 20% माइनस 6 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसका मान निकालना है। 270 का अगर 20% निकालना है तो ये आएगा यहाँ पर 27 दूनी यहाँ पर 54 और ये प्रतिशत से ये 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। उसके बाद माइनस 6 यहाँ से आएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 54 माइनस 6 यहाँ पर 48 48 बचेगा और ये आएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट चढ़ेगा और रूट में 48 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 सही, रूट में 3 4 रूट 3 यहाँ पर लिख सकते हैं। रूट 48 का जो मान होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये हमारा आंसर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर यहाँ पर 12। श्याम अपनी मासिक आय में से 15% एक स्कीम में निवेश करता है, 25% एक ऋण के मासिक किस्त पर व्यय कर देता है एवं 40% मासिक व्यय के लिए पृथक रख देता है। शेष 4800 को वह बैंक के खाते में जमा करता है। उसकी मासिक आय क्या है? सवाल नंबर है यहाँ पर 12। सवाल नंबर 12 में है कि उसकी मासिक आय क्या है। मैंने मान ली कि उसकी जो मासिक आय थी वो यहाँ पर 100% की थी, यानी कि 100% जो है उसकी मासिक आय थी। इसमें से उसने क्या किया, 15% एक स्कीम में लगा दिया, यानी 100% में 15% उसने एक स्कीम में लगाया। उसके बाद जो है यहाँ पर 20% एक ऋण के मासिक किस्त पर जमा करता है, सॉरी 20 नहीं, यहाँ पर 25% जमा करता है। उसके बाद यहाँ पर जो है 25% एक ऋण की मासिक किस्त में जमा करता है और एवं 40% मासिक व्यय के लिए पृथक कर देता है, यानी 40% और वह खर्च कर देता है। उसने जो टोटल यहाँ पर खर्चा किया है वो 15 और 25 40 और 40 80% वो यहाँ पर खर्च कर चुका है, यानी 80% उसकी आय का यहाँ पर खर्च हो चुका है। जो यहाँ पर उसकी बचत होगी 100 में से 80 माइनस करके, यानी 20% की यहाँ पर जो है बचत होगी। और इसी 20% जो रुपये उसके पास बचते हैं उसकी कीमत यहाँ पर लिखी गई है 4800 रुपये, यानी 20% का जो मान है वो यहाँ पर 4800 रुपये है। हमें उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय हमने 100% को माना था, 20% का मान 4800 है, तो 100% निकालने के लिए दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 20 पंजे यहाँ पर हो जाएंगे 100% और 100% की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी 24,000 रुपये। 24,000 रुपये जो है उसकी मासिक आय होगी। सवाल नंबर है यहाँ पर 13। 500.18 का 19.99% प्लस 60.97 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 13। इसमें लिखा है 500.18 यानी 500.18 का यहाँ पर 500.18 का यहाँ पर 19.99% प्लस यहाँ पर लिखा है 19.99% प्लस 60.97 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में अगर हम पॉइंटों के हिसाब से करने बैठे तो ये सवाल कम से कम 15 से 20 मिनट में होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पॉइंट है और इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अगर इसको ऐसे किया जाए तो इसमें जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसको अगर हम अप्रॉक्स निकालें तो अप्रॉक्स इसको 500.18 को अगर मैं 500 मान लूँ, फिर का की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ पर 19.99% लिखा है, इसी को हम मान सकते हैं कि ये 20% होगा, 20% होगा, यानी 19.99 को हमने 20% मान लिया और प्लस में यहाँ पर 60.97 लिखा है, तो इसको अगले पूर्णांक से मान लीजिए, यानी 60 को हम 61 मान सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर स्क्वायर लगी है, हमें क्वेश्चन मार्क का मान बताना है।
500 का जो 20% होगा वो यहाँ पर 100 होगा, और 100 में अगर 61 जोड़ें तो ये 161 हो जाएंगे। ये होगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हटाएं तो इस पर चलेगी रूट, यानी क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो 161 का स्क्वायर रूट आएगा। अब 161 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकालते, इसके आसपास चेक करते हैं इसके पास में पूर्ण वर्ग संख्या है तो किसकी है। तो इसके पास में दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, एक तो 144, एक 169, एक 12 का, एक 13 का, लेकिन 13 का इसके सबसे पास है, और हमने यहाँ पर 500.1830 को 500 माना है, इसको एक ज़्यादा कर दिया, इसको कम कर दिया, यानी दो वैल्यू को यहाँ पर कम किया है। तो 161 से जो बड़ा पूर्णांक होगा वही इसका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन मार्क का जो आंसर होगा वो यहाँ पर 13 आएगा लगभग में। लगभग में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आंसर 13 आएगा। अगला सवाल है यहाँ पर सवाल नंबर 14। एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला। उस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी ए तथा बी चुनाव लड़ रहे हैं। ए चुनाव में 400 मतों से जीता। यदि ए को 12.5% कम मत मिलते तो चुनाव का परिणाम कुछ और ही होता। इस गांव में कितने पंजीकृत मतदाता थे? सवाल में लिखा है कि ए को यदि 12.5% मत कम मिले होते, यहाँ पर मत कम मिले होते तो उस चुनाव का जो परिणाम है कुछ और होता है। चुनाव का जो परिणाम होता है वो दो ही तरीके से होता है, या तो प्रत्याशी जीतता है या हारता है। यानी कि ए अगर यहाँ पर जीता है 400 मतों से तो बेसिकली वह प्रतिशत में 12.5% से जीता है, क्योंकि 12.5% अगर उसको कम मत प्राप्त होते तो परिणाम कुछ और होता, मतलब कि वो हार जाता। यानी कि ए की यहाँ पर जो जीत हुई है वो 12.5% से हुई है। सवाल नंबर है यहाँ पर हमारा 14। सवाल में दिया है कि ए जो है 12.5% से जीतता है, यानी 12.5% से ए जीतता है। तो ए जो जीता है वो यहाँ पर मतों में अगर बात की जाए तो 400 मतों से जीता है, यानी 12.5% की वैल्यू जो है 400 मत के बराबर है। 400 मत के बराबर है। तो यहाँ पर जो 100% की जो वैल्यू आएगी, 100% की वैल्यू जो आएगी वो 400 बटा में यहाँ पर 12.5 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 100 आएगी। इतने मत जो है उसमें डाले गए होंगे। यहाँ पर अगर एक दशमलव हटाए तो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगी। अब इसको अगर हम काट लें तो 25 से कटेगा, 25 पंजे 125 और 25 चौके यहाँ पर 100, और ये 5 से जाएगा 5 अट्टे 40। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 100% जो मत डाले गए हैं उनकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 3200 आएगी। 3200 मत डाले गए, लेकिन हमें डाले गए मतों को नहीं निकालना है। यहाँ पर जो है 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया, तो ये डाले गए मत हैं, यानी कि ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर 80% का मान है। हमें पंजीकृत मतदाता निकालने हैं। माना कि पंजीकृत मतदाता जो है एक्स थे, एक्स का जो 80% है, एक्स का जो 80% है वही यहाँ पर 3200 मतों के बराबर है। हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 80 से इसको काट सकते हैं, तो 80 से ये जाएगा यहाँ पर 40 बार में, 80 से जाएगा 40 बार में, और प्रतिशत यानी कि बटे में यहाँ पर 100 है, इसका गुणा और यहाँ पर होगा प्रतिशत हटाकर इधर 2 जीरो और बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जो कुल पंजीकृत मतदाता थे वो यहाँ पर 4000 होंगे। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 15। एक कक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, 20% हिंदी तथा 10% दोनों विषय पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी यादृच्छया चुना जाता है। क्या संभावित है कि वह विद्यार्थी अंग्रेजी या हिंदी पढ़ता हो? इस सवाल में जो है जो प्रायिकता जो चैप्टर होता है उसका हल्का सा यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो हम इसको प्रायिकता से ही करने वाले हैं। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 15। सवाल में लिखा है एक कक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने वालों की प्रायिकता निकालूं, अंग्रेजी पढ़ने वालों की प्रायिकता, अंग्रेजी पढ़ने वालों की प्रायिकता, वालों की प्रायिकता, प्रायिकता, तो प्रायिकता को हम P से डिनोट करते हैं। यहाँ पर प्रायिकता को P से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं इसलिए इस घटना को मैं PE मान लूँ। यानी P जो प्रायिकता आएगी यहाँ पर 30% विद्यार्थी हैं। 30% का मतलब होता है 3 बटा यहाँ पर 100, जीरो से यहाँ पर जीरो काटें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 बटा 10 आएगी। यानी अंग्रेजी पढ़ने वालों की जो प्रायिकता है वो यहाँ पर 3 बटा 10 है। उसके बाद लिखा है 20% हिंदी पढ़ते हैं, यानी कि हिंदी अगर मैं H मान लूँ तो उसकी जो प्रायिकता आएगी PH, उसका जो मान होगा वो यहाँ पर 20% यानी 20 बटा 100 होगा। इसी को आप लिख सकते हैं 1 बटा 5। उसके बाद सवाल में दिया है कि इन दोनों को पढ़ने वालों विद्यार्थी दोनों विषय पढ़ते हैं। 10% विद्यार्थी जो है दोनों विषय पढ़ते हैं। दोनों विषय यानी कि P यहाँ पर E सर्वनिष्ठ H का मान दिया है। ये सर्वनिष्ठ को दर्शाता है, जिसका मतलब होता है कॉमन, यानी कि वो एक 10% जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ते हैं और हिंदी भी पढ़ते हैं। तो उनकी जो है ई सर्वनिष्ठ H P का मान होगा 10% है, यानी कि 10 बटा यहाँ पर 100, और इसी को हम लिख सकते हैं 1 बटा 10। ये सभी की प्रायिकताएँ हो गई। हमें निकालना है यहाँ पर
क्या संभावित है कि वह विद्यार्थी अंग्रेजी या हिंदी पढ़ता है। यानी एक विद्यार्थी चुनने की प्रायिकता बतानी है जो यहाँ पर जो है या तो हिंदी पढ़ता हो या अंग्रेजी पढ़ता हो। यानी कि हमें जो है पी ई संग एच का मान निकालना है, या तो वो इंग्लिश पढ़ता है या हिंदी पढ़ता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है पी ई संग यहाँ पर एच का, वो होता है यहाँ पर पी ई प्लस यहाँ पर पी एच और माइनस होता है पी ई सर्वनिष्ठ यहाँ पर एच। इसमें केवल मान रखना है पी का मान है यहाँ पर 3/10, यहाँ पर पी एच का जो मान है वो 1/5 है और माइनस यहाँ पर मान आएगा 1/10। जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर 10 होगा, ये होगा 3, ये होगा 2 और ये होगा यहाँ पर 1। 3 2 यहाँ पर 5 और 5 में से 1 जाएगा तो इसकी जो प्रायिकता है 4/10 आएगी। 4/10 को ही हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2/5। 2/5 जो है हमारा आंसर होगा। चलिए तो हम हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 16, लिखा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में क्रमशः अनुपात जो है 8:9 है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो यहाँ पर 8:9 है। 8:9 है। इसमें लिखा है यदि 30% लड़के और 40% लड़कियों ने जर्मन भाषा सीखने हेतु अपना नामांकन करवाया हो तो लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने जर्मन भाषा सीखने हेतु नामांकन नहीं करवाया। यानी जर्मन भाषा सीखने के लिए जो नामांकन करवाया गया है वो 30% लड़कों का और 40% जो है यहाँ पर लड़कियों का नामांकन हुआ है। तो यहाँ पर 30% लड़कों का अगर नामांकन हुआ है तो आप जानते हैं कि टोटल जो लड़के हैं वो यहाँ पर 100% के हैं। यदि 30% का नामांकन हुआ है तो यहाँ पर 70% का जो है नामांकन नहीं हुआ होगा। हमें नहीं वाले निकालना है, यानी जर्मन भाषा जो नहीं सीख रहे हो वो। तो लड़कों का जो प्रतिशत होगा वो यहाँ पर 70% होगा। यानी 8 का जो 70% होगा वो यहाँ पर 5.6 होगा, 5.6 होगा। और यदि 40% लड़कियों ने जर्मन भाषा सीखने के लिए नामांकन करवाया है तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बची होंगी 60% जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ पर नामांकन नहीं करवाया होगा। तो 9 का हमें 60% देखना है। 9 का जो 60% होगा वो यहाँ पर 5.4 होगा। यानी तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि 5.6 लड़कों ने जो है यहाँ पर नामांकन नहीं करवाया और 5.4 लड़कियों ने यहाँ पर नामांकन नहीं करवाया। यदि इनको यहाँ पर टोटल देखें तो 5.6 और 5.4 का जो योग आएगा वो यहाँ पर 11 आएगा। यानी 11 जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर नामांकन नहीं करवाया। इसी को निकालना है कि ये टोटल का कितने प्रतिशत है। यानी 11 जो है टोटल यहाँ पर 8 और 9 यहाँ पर हो जाएंगे 17। तो 11 जो है 17 का कितने प्रतिशत है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और प्रतिशत का यहाँ पर साइन लगाइए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1100 बटा यहाँ पर 17%। 1100 बटे 17 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 17 छक्के यहाँ पर 102 और यहाँ पर ये जाएगा 8 बार में 17 चौके 68 और ये जाएगा 17 चौके 68 जाएगा 12 बचेगा। उसके बाद दशमलव के बाद 0 लगाएंगे तो 17 7 119 यानी 64 पॉइंट यहाँ पर 7 आएगा। इसको लगभग में यहाँ पर हम जो है 65% कर सकते हैं। ये होगा हमारा आंसर। सवाल नंबर लास्ट है यहाँ पर जो है 17 है। सवाल नंबर हमारा 17 है। वर्ष 2013 में गांव ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 30% थी। वर्ष 2014 में गांव ए की जनसंख्या पिछले वर्ष की तुलना में 20% बढ़ गई। यदि 2014 में गांव ए की जनसंख्या जो है 7176 थी तब 2013 में बी की जनसंख्या क्या थी। सवाल नंबर है हमारा यहाँ पर 16। सवाल में लिखा है वर्ष 2013 में जो ए और बी की जो जनसंख्या थी उनके बीच में जो रेशियो था, ए की जनसंख्या जो है बी की जनसंख्या से 30% अधिक थी। यहाँ पर अधिक शब्द नहीं लिखा लेकिन अधिक शब्द होना चाहिए था, उसमें जो छाप नहीं पाया। तो यहाँ पर 30% जो है अधिक है ए की जनसंख्या बी की जनसंख्या से। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 3/10 होती है। यानी बी की जनसंख्या अगर 10 यूनिट है तो ए की जनसंख्या इससे 3 अधिक होगी, यानी कि यहाँ पर 13 यूनिट की एक ही जनसंख्या होगी वर्ष 2013 में। उसके बाद वर्ष 2014 यानी एक वर्ष की जब बात करी जाए तो एक वर्ष बाद वर्ष 2014 में एक ही जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 13 में जो है 13 में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पर यानी 2.6 की वृद्धि हो जाएगी। वर्ष 2014 में ए की जो जनसंख्या 13 यूनिट थी उसमें 2.6 जो है उसकी वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो जनसंख्या होगी वो यहाँ पर 15.6 होगी। 15.6 यूनिट की जनसंख्या होगी 2014 में। इसी की वैल्यू जो है 15.6 यूनिट की वैल्यू 15.6 यूनिट की जो वैल्यू है सवाल में दी गई है। 2014 में जो ए की जनसंख्या है वो 7176 है।
7176 जो है यहाँ पर जनसंख्या है। हमें निकालना है 2013 में बी की जनसंख्या है, यानी कि 10 यूनिट का मान हमें निकालना है। यदि 15.6 यूनिट का मान इतना है तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वो यहाँ पर 15.6 से डिवाइड करके आएगा। ये है 1 यूनिट का मान। हमें निकालना है यहाँ पर 10 यूनिट का मान, यानी कि दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। यहाँ पर दशमलव हटाएं तो 1 जीरो बढ़ेगा। अब इसका भाग देना है तो यहाँ पर जाएगा ये लगभग, यहाँ पर चला जाएगा ये 6 बार में, 6 बार में नहीं जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा 4 बार में लगभग, और 4 के बाद यहाँ पर आएंगे 6, इनटू में यहाँ पर होगा 100, तो ये हो जाएंगे 4600। यानी कि जो जनसंख्या 2013 में बी की जो जनसंख्या थी वो यहाँ पर 4600 होगी। ये इसका सही आंसर होगा। किताब में इसका आंसर गलत छपा है और सॉल्यूशन में भी उसका कुछ खास सॉल्यूशन नहीं है, वो भी गलत दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर 4600 होगा। ये था हमारी क्लास का लास्ट सवाल और परसेंटेज चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। अब कल की क्लास में हम जो है यहाँ पर अनुपात और समानुपात पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।